गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। बेटा हम सिविक्स का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं आपका, और हमारा जो चैप्टर है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने फेडरलिज्म को डिस्कस किया था, और आज हम कर रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people। हमने अब तक जो फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था, ये भी एक फ़ीचर है फेडरलिज्म भी, तो उसमें हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के डिफरेंट टायर्स के बारे में कि किस तरह से लोगों के जो लोग होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से चुनते हैं, किस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो लोगों के द्वारा किस तरह से चुने जाते हैं। Your class 7th book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election। आपने 7th क्लास में एक स्टोरी पढ़ी है, एक स्टोरी है 7th क्लास की बुक में, कांता की स्टोरी है, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से कांता इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीज़न। और भारत का जो संविधान है वो इस बात की गारंटी देता है, किस बात की? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की गारंटी देता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो वो वोट डालने का हामिल है, यानी कि वो वोट डाल सकता है और कोई भी उससे उसका ये अधिकार छीन नहीं सकता। When they were making the constitution, the member of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of the traditional caste, class and gender hierarchies। जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको ये लगा फ्रीडम स्ट्रगल कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन किया गया, जो स्ट्रगल किया गया, वो ये है कि वो क्या था, वो स्ट्रगल सब लोगों ने किया था, यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठाए, आज़ाद कराने के लिए उन्होंने स्ट्रगल की। तो प्रिपेयर द मासेस, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि जब अगर हम वोट डालने के अधिकार की बात करें तो वोट डालने का अधिकार मासेस यानी कि तमाम लोगों को होना चाहिए जो हिंदुस्तान का कौन है, नागरिक है। दिस वुड हेल्प इंकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंड से, जब हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को वोट डालने का अधिकार देते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक यानी कि यहाँ पर तमाम लोगों के पास वोट डालने का अधिकार है। तो जो डेमोक्रेटिक माइंड सेट है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। और जब हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देते हैं तो इससे ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास, जेंडर, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं टूटती हैं। यानी कि हमें ऐसा नहीं करना कि वोट डालने का अधिकार देते वक्त हमें ये नहीं देखना कि इसकी कास्ट क्या है या इसका जेंडर क्या है या इसकी क्लास क्या है। नो, दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब सीधा सीधा ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्शन में वोट के द्वारा चुन सकते हैं। आल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन आल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। इसके अलावा हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते उसको ये अधिकार भी है कि अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे, चाहे उसकी सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, तो वो इलेक्शन में भाग ले सकता है, इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको लोग वोट के आधार पर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन में चुनकर भेजते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव अपने तमाम कामों के लिए लोगों को अकाउंटेबल होते हैं। लोगों को अकाउंटेबल होने का मतलब होता है कि वो जो भी काम करते हैं तो वो अपने उन कामों के बारे में लोगों को अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि उन्हें लोगों को जवाबदेह होते हैं।
क्योंकि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल, यानी कि अगर ये लोकतंत्र है तो रिप्रेजेंटेटिव को क्योंकि लोगों ने चुना है तो वो जो भी काम करेंगे वो उसके लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे। समझ गए बेटा? You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. आप डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से काम करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि बंटवारा, पावर का बंटवारा। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से पावर को डिवाइड किया जाता है, यानी कि डेमोक्रेसी में पावर जो होती है वो डिवाइड होती है। पावर डिवाइड कहाँ पर होती है? अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड अमंग द डिफरेंट लेवल्स। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल पर भी पावर डिवाइड की जाती है। इसके अलावा ऑर्गन्स में भी डिवाइड की जाती है। ऑर्गन्स गवर्नमेंट के 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पार्लियामेंट, दूसरा है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, इसको हम पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी कहते हैं बेटा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है। According to the Constitution, there are 3 organs of government. These are legislature, executive and judiciary. यही मैंने अभी आपको बताया। The legislature refers to our elected representative. legislature की अगर हम बात करते हैं तो legislature में वो लोग आते हैं जिनको हम elect करके भेजते हैं, यानी कि हमारे representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. एग्जीक्यूटिव वो ग्रुप होता है लोगों का, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसमें ये लोग वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। जब लेजिस्लेचर कानून बना देती है तो उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कराना का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और जो गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन है वो है जुडिशरी, ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3। जुडिशरी के बारे में आप यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी में हम बात करते हैं कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है कि वो कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं और एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट कराए हैं उन कानूनों को एनफोर्स यानी कि लागू कराना, और अगर कोई उन कानूनों को नहीं मानता है तो उनको पनिश करना, ये काम है जुडिशरी का। In order to prevent the misuse of power any one of the branch of government, the constitution say that each of these organs should exercise different power. तो ये गवर्नमेंट के तीनों ही ऑर्गन्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए ये तीनों ही ऑर्गन्स अपनी पावर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के पावर में ये इंटरफियर नहीं करते। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक, बल्कि एक दूसरे के पावर और मैटर्स में इंटरफियर नहीं करते, लेकिन एक दूसरे पर एक चेक बनाए रखते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दिस एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल दीज 3। जब ये तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे पर अपना एक चेक बनाए रखते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, तो इससे क्या है, इससे इन तीनों ही ऑर्गन्स में एक बैलेंस मेंटेन रहता है और पावर भी ये लोग अपनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाता। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट है हमारे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट, देखिए फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट के बारे में क्या कहा जाता है कि भारत के संविधान का ये एक बहुत कंसाइंस है, यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of state power in independent India। देखो कॉलोनियल रूल यानी कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे तब क्या था, लोगों के पास किसी तरह का कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तब लोगों ने चाहा, और जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे पास कुछ लिखे हुए कुछ अधिकार होने चाहिए, और ये अधिकार
रिटिन में होना चाहिए, लिखित में होने चाहिए। और ये अधिकार हमारे ऐसे होने चाहिए कि कोई भी हमारे उन अधिकारों को हमसे छीने नहीं, हमें उन अधिकारों की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाई जाए। और स्टेट ऐसा ना हो कि अपनी पावर का मिसयूज़ करके हमसे हमारे वो अधिकार छीन ले। तो इसलिए उनकी प्रोटेक्शन की भी गारंटी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन कौन देगा उन फंडामेंटल राइट्स को? हमें सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिपेंडेंट आज़ाद भारत में जब संविधान लिखा गया तो आज़ाद भारत के लोगों के को रिटन में कुछ बुनियादी अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। फंडामेंटल राइट ये वो अधिकार होते हैं जो नागरिकों की हिफाजत करते हैं। स्टेट अगर अपनी पावर को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल करे या मिसयूज़ करे तो स्टेट कर नहीं सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमें एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। The Constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against other individual। जो संविधान है वो हमें इस बात की गारंटी देता है कि जो नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल, कि जो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट हमें दिए हैं, स्टेट हमसे उन्हें नहीं छीन सकते और ना ही कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के अधिकार छीन सकता है। Moreover, the various minority communities also express the need for constitution to include right that would protect their group। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी पाई जाती हैं। नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जिनके लिए भी संविधान की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि इन कम्युनिटीज़ के लोगों को भी अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार इन कम्युनिटीज़ के लोगों को क्या करते हैं, एक कवच, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजोरिटी। इसके अलावा जो भारत का संविधान है वो इस बात की गारंटी देता है जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। मेजोरिटी उनके अधिकारों को उनसे छीन नहीं सकती है, मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी के अधिकारों को वायलेट नहीं कर सकती। द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैज़ सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि उन्होंने वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, उन्होंने फंडामेंटल राइट के बारे में कहा है दियर सब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड, के जो फंडामेंटल राइट हैं ये एक तरह से क्या है, टू फोल्ड हैं। क्या है टू, वो पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ एवरी सिटीज़न मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट। टू फोल्ड का मतलब क्या है कि पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है फंडामेंटल राइट का कि हर नागरिक को अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए क्लेम करने का अधिकार है। यानी कि अगर किसी नागरिक को ये लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और क्लेम कर सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन की जाए। और सेकंड क्या है, These rights must be binding upon every authority that has got the power to make law। दूसरा ये है कि जो अधिकार है वो हमें या किसी भी अथॉरिटी को एक तरह से उस पर बाइंडिंग लगाते हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे कि किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो। इन एडिशन फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट में ही कुछ चीज़ों को और ऐड कर दिया गया है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ अ सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट पॉलिसी के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, दिस सेक्शन हैज़ डिज़ाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्यों डिज़ाइन किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्यों डिज़ाइन किया, वो भी सुन लीजिए बेटा। टू एंश्योर अ ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ताकि सोसाइटी में हम सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को ला सकें, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट। और इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो हमें क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स को एक तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। टू इंस्टीट्यूट लॉ, कि किस तरह से लॉज को और पॉलिसीज़ को बनाना है। दैट हेल्प प्रोड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस, यानी कि ऐसे कानून ऐसी पॉलिसीज़ बनानी हैं जिससे कि क्या की जा सके, जिससे कि गरीबी को, लोगों में मौजूद गरीबी को कम किया जा सके। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें इस तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि स्टेट या गवर्नमेंट ऐसे कानून ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि उनके ज़रिए से पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके।
ठीक है बेटा। आपका नेक्स्ट जो है आपका की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है सेक्युलरिज्म। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये और बता देती हूँ, द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान ने जो भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए वो कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं जो हमें दिए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान ने दिए? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आप सभी लोग इन सारे ही राइट्स के नाम याद कर लीजिएगा। कोई आपसे पूछता है कितने फंडामेंटल राइट हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट 6 हैं और वो कौन कौन से हैं। इन राइट्स के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। और आपका जो नेक्स्ट फीचर है, की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है सेक्युलरिज्म, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।